हेलो बच्चों, वेलकम्स टू स्कॉलर्स स्टडी अड्डा। हम लोग आज लाइफ प्रोसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव्ड। अगर प्लांट से जाइलम को रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करने के लिए जाइलम पता होना चाहिए। जाइलम का फंक्शन क्या होता है। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों प्लांट के टिश्यू होते हैं। जाइलम और फ्लोएम प्लांट के टिश्यू होते हैं। दोनों का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना। बट जाइलम का फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर ट्रांसपोर्ट। वैसे ही फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, तो अगर जाइलम को रिमूव करेंगे तो वाटर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। जाइलम के रिमूव करने से पानी का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट रुकेगा, इफ वाटर ट्रांसपोर्ट स्टॉप्स, तो क्या होगा। पानी का ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो प्लांट की जो लीव्स हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की नीड होती है। एज यू ऑल नो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। वाटर की नीड है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर जाइलम ही नहीं होंगे, वाटर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो प्लांट के पास पानी नहीं पहुंचेगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसका मतलब प्लांट्स जो होंगे वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स प्लांट की डेथ हो जाएगी, विल्टिंग हो जाएगा। विल्टिंग का क्या मतलब है, जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, टूटकर गिरने लगेंगी और प्लांट की फाइनली डेथ हो जाएगी। तो क्या होगा, इफ जाइलम इज रिमूव्ड, if xylem is removed, water transport will stop. Water transport will stop. पानी का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो विल्टिंग होगी, विल्टिंग ऑफ लीव्स और फाइनली डेथ। फाइनली क्या हो जाएगी, प्लांट की डेथ हो जाएगी। फाइनली डेथ ऑफ प्लांट। क्लियर। ये जाइलम की बात है। सेम अगर फ्लोएम, अगर क्वेश्चन आ सकता है, अगर जाइलम के लिए वो पूछ सकता है जाइलम को रिमूव कर दिया जाए, तो फ्लोएम के लिए भी पूछा जा सकता है फ्लोएम को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर फ्लोएम को रिमूव कर दिया जाएगा तो फूड का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। सेम अगर फूड का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है तो जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की फूड की, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से अगेन प्लांट की डेथ हो जाएगी। ओके, तो जाइलम रिमूव करने से भी और फ्लोएम रिमूव करने से भी प्लांट की डेथ हो सकती है। पीछे चलते हैं। क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अभी हमने देखा कि जाइलम क्या करते हैं, पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ प्रोसेस से पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन क्या था, जाइलम को रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। बट हमें यह भी पता होना चाहिए कि पानी का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। ओके, तो हम देखते हैं पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के पास दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है रूट प्रेशर, एक होता है ट्रांसपिरेशन। दो प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पहला रूट प्रेशर, दूसरा ट्रांसपिरेशन। दो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, एक ही प्रोसेस से क्यों नहीं प्लांट ट्रांसपोर्ट कर सकते, क्यों हमें ट्रांसपिरेशन की नीड है, वाई ओनली रूट प्रेशर, क्यों सिर्फ रूट प्रेशर कंप्लीट रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करता। बिकॉज जो रूट प्रेशर है उसमें जो बड़े बड़े हाइट के प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा ऊंचे प्लांट्स होते हैं, वो पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते रूट प्रेशर के थ्रू। इतनी हाइट तक पानी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो रूट प्रेशर है वो सिर्फ छोटे प्लांट, छोटी हाइट तक ही पानी को पहुंचाने में हेल्प करता है। इसलिए ट्रांसपिरेशन की नीड होती है। पहले हम देखते हैं रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर, ये सॉइल है,
यहाँ पर प्लांट की रूट्स हैं। सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? पानी, वाटर और मिनरल्स। ओके, तो जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड कर लेती हैं। कैसे? एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड कर लेती हैं। इसका क्या मतलब है? एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड का मतलब है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जो रूट्स हैं वो सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी, एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगी। क्या? मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगी, एक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स को। एक्टिवली का क्या मतलब है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट। आगे क्या होगा? अब जब रूट्स ने एक्टिवली मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया है तो रूट्स के पास मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का क्या मतलब है? यहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी है, मिनरल ज्यादा है, पानी कम है, यहां पर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, जिसको हमने रूट प्रेशर नाम दिया है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से रूट्स में प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब बढ़ेगा तो वाटर सॉइल से रूट की तरफ एब्जॉर्ब होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस सब जानते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? पानी का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉइल में पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से रूट प्रेशर क्रिएट होता है और ऑस्मोसिस के थ्रू पानी का एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, जिसको हमने रूट प्रेशर कहा। और रूट प्रेशर कम हाइट तक ही पानी को ट्रांसपोर्ट करा सकता है, छोटे प्लांट में ही पानी को ट्रांसपोर्ट कराता है। इसीलिए जो जिनकी हाइट प्लांट्स की ज़्यादा होती है उनमें ट्रांसपिरेशन की नीड होती है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्लांट्स में होता है, जहाँ जो पानी है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर कन्वर्ट होकर बाहर स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है प्लांट में। स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स पर। स्टोमेटा आर प्रेजेंट एट लीव्स, लीव्स पर वो प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है स्टोमेटा? लीव्स पर। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो लीव्स होती हैं वहां पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब पानी ट्रांसपोर्ट करता है, क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन एक पुल है, ये पानी को खींचता है ऊपर की साइड। ठीक है, जब पानी बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर तो एक पुल लगता है, जिससे नीचे से ऊपर की तरफ पानी ट्रांसपोर्ट होता है और पानी वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो पूरी हो जाती है, बाकी जो वाटर है एक्स्ट्रा वो वेपर की फॉर्म में बाहर चला जाता है, जिसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। और जिसके थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट करता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, ठीक है, चलिए एक बार ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू। जाइलम एक टिश्यू है, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स ऑफ द रूट्स। तो जाइलम किससे बना हुआ है? वेसल्स से और ट्रैकीड से बना हुआ है। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स। जो वेसल्स और ट्रैकीड्स हैं वो रूट्स में, स्टेम्स में प्रेजेंट हैं और वो एक कंटिन्यूअस चैनल बनाती हैं जिसके थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है। और channels reaching all parts of the plant. At root cells in contact with the soil actively takes up ions. देखिए at the roots, roots में क्या होता है? cells in contact with the soil actively take up ions, actively absorb करती हैं ions को। उसके बाद this creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. वहाँ एक difference create होता है, एक्टिवली आयन एब्जॉर्ब होते हैं, डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। क्लियर? ये क्या है? रूट प्रेशर है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड्स, जिसकी वजह से पानी ऊपर की साइड मूव करेगा। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plant. ठीक है, तो ये अकेला इनफ नहीं होता है। दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स। तो रूट प्रेशर अकेला इनफ नहीं है, इसलिए हमें कौन से ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी है? ट्रांसपिरेशन। क्लियर?
तो प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी. व्हाट इज अनदर स्ट्रेटेजी? इट इज ट्रांसपिरेशन टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी. क्लियर हुआ? रूट प्रेशर अकेला ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकता, वो सिर्फ कम हाइट तक पानी को ट्रांसपोर्ट कराता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन की नीड है. ट्रांसपिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे पानी का मूवमेंट होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट होता है ऊंची हाइट के प्लांट्स में. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. ये एक डायग्राम गिवन है हमें, यहाँ हमें बताना है यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है. अब तो आई थिंक आप लोग बता सकते हैं कौन सा प्रोसेस हो रहा है. देखिए, पानी वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर आ रहा है. अभी सेम चीज पढ़कर आए हैं हम लोग. जब प्लांट वाटर वेपर की फॉर्म में पानी को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो इट इज सिंपल, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. आंसर इज बी. इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट. ये सक्शन फोर्स ट्रांसपिरेशन पुल को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? ट्रांसपिरेशन पुल, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है. जब यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ पर एक पुल क्रिएट होगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. पानी ऊपर की तरफ खींचता हुआ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, और ये वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. क्लियर? मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाता है. जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो यूज कर लेता है. तो ऊंची हाइट के प्लांट्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. देखिए, एक चीज और है यहाँ पर, एक वर्ड और गिवन है, ट्रांसलोकेशन. ये ट्रांसलोकेशन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, ट्रांसलोकेशन अलग चीज है, ट्रांसपिरेशन अलग चीज है. अभी हमने देखा था फ्लोएम. फ्लोएम क्या करते हैं? फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं. उसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है. तो जाइलम ट्रांसपिरेशन करते हैं, बट फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करते हैं. किस चीज का ट्रांसलोकेशन करते हैं? फूड का. किस फॉर्म में? सॉल्यूबल फॉर्म में. हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ट्रांसलोकेशन करते हैं फ्लोएम. कौन करते हैं ट्रांसलोकेशन? फ्लोएम करते हैं. किस चीज का? फ्लोएम में. ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस. क्या है वो सॉल्यूबल सब्सटेंस? इट इज सुक्रोज. ठीक है, सुक्रोज. क्लियर? तो ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए किसी को ये कंफ्यूजन. अब क्लियर हो जानी चाहिए. ट्रांसपिरेशन जाइलम के थ्रू होता है, ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है. पानी के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट को, सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ये हो रहा है ट्रांसपिरेशन. ये पानी बाहर आ रहा है वेपर की फॉर्म में, दिख रहा है, जो पुल को क्रिएट करता है. ट्रांसपिरेशन पुल जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से पानी रूट्स से ऊपर की तरफ जाता है, और ये होता है वाटर ट्रांसपोर्ट. इट इज ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Write two different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body. Write the product formed in each case. तो हमें बताना है ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, उसके अलग अलग मेथड बताने हैं कैसे ऑक्सीडाइज होता है. ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना मतलब एनर्जी का बनना बॉडी में. तो हमने दो मेथड पढ़े हैं. कौन कौन से मेथड हमने पढ़े हैं? एक हमने पढ़ा है एरोबिक, एक हमने पढ़ा है एनारोबिक. एरोबिक में क्या होता है? एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है. दो मेथड हमने देखे थे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, जिसमें एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एक में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है. ओके, ये एनसीईआरटी की फ्लो चार्ट है. इसके थ्रू हम इस आंसर को देखते हैं. जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पर ग्लूकोज है. ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? इट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल. कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है. ओके, अब ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है. किस चीज में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का? पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का. यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में होता है. साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल
सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 9th में। साइटोप्लाज्म सेल में प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या ये कॉमन पाथवे है, इट इज अ कॉमन पाथवे। ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कॉमन पाथवे क्या है जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में। कॉमन पाथवे का क्या मतलब है, कोई भी ग्लूकोज इस पाथवे से होकर जाएगा ही जाएगा, तब आगे जाकर वो 3 प्रोसेस में डिवाइड होता है। ये वाला पाथवे तो वो कॉमनली करेगा ही, चाहे वो एरोबिक में जाए चाहे वो एनारोबिक में जाए, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन एब्सेंट हो, मैटर नहीं करता है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा ही टूटेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है। ओके, तो कॉमन पाथवे क्या है, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कॉमन पाथवे है, और ये होता कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में होता है सेल के। क्लियर। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो कितने पायरुवेट बनेंगे यहाँ पर, 2 पायरुवेट बनेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो पायरुवेट है इसके इसके 3 फेट हो सकते हैं। पहला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 3 वेज में ये जा सकता है। पहला देखते हैं, अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोसेस होता है ईस्ट में। कहाँ पर ये प्रोसेस होता है, ईस्ट में ये होता है, और यहाँ पर बनता है इथेनॉल। इथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का। पायरुवेट कितने का था, 3 कार्बन का। 1 कार्बन अभी भी बच रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में आएगा। एक इथेनॉल, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5OH, इट इज एल्कोहल। C2H5OH इज अ इथेनॉल। इथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 1 कार्बन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी क्रिएट होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब ऑक्सीजन नहीं होती है या लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, वहां पर बहुत कम अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एज कंपेयर टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ज्यादा एनर्जी बनेगी एज कंपेयर टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये वाले प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पर होता है, ये ईस्ट में होता है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी कब होती है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तो क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है मसल्स में। जब कभी कभी हम लोग कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं या फिर कभी कभी रनिंग करते हैं, तब हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोसेस ये प्रोसेस होता है। क्या होगा वहां पर, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जितनी डेली रिक्वायरमेंट है उसकी, उससे ज्यादा अब उससे मसल्स में ऑक्सीजन की नीड है, तो वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से लैक्टिक एसिड वहां पर बनता है। लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जिसके साथ कुछ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिस प्रोसेस को हम फैटिग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटिग। ओके, तो ये कहाँ होगा, हमारी मसल्स में होता है। जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स में, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। किस किस चीज का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीनों में हमें क्या देखना है, डाइजेशन का प्रोसेस देखना है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। देखिए, पहले माउथ कहाँ है, ये टंग, यहाँ माउथ। दूसरा, फूड कहाँ जाएगा सबसे पहले, अगर हम लोग खाना खाते हैं, माउथ, माउथ से होते हुए ईसोफेगस में जाएगा। इट इज अ फूड पाइप ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस। ओके, फिर स्टमक में जाएगा, ये स्टमक में जाएगा। पहले माउथ में जाएगा, सेकेंड ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद जाता है स्टमक में। स्टमक से होते हुए कहाँ पर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पर चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस से आ जाता है बाहर। क्लियर। तो फूड का पाथवे क्या होता है, माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। एक इंपॉर्टेंट चीज और है,
ये पैनक्रियाज है। क्या है ये पैनक्रियाज है। इट इज पैनक्रियाज। ये क्या है, ये गॉल ब्लेडर है। देखिए गॉल ब्लेडर कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट लीवर के पास प्रेजेंट है। ये लीवर है, ये इट इज अ लीवर, और ये पैनक्रियाज है ये वाली, ठीक है। लीवर के जस्ट पास में गॉल ब्लेडर प्रेजेंट है। इट इज पैनक्रियाज, इट इज लीवर, इट इज गॉल ब्लेडर। क्लियर। कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये माउथ है, फिर ईसोफेगस है, माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। ईसोफेगस के बाद स्टमक प्रेजेंट है, ये स्टमक है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये एनस। यहाँ पर लीवर प्रेजेंट है, लीवर के पास ही गॉल ब्लेडर प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, लीवर के पास ही गॉल ब्लेडर प्रेजेंट है, और ये पैनक्रियास है यहाँ। चलिए देखते हैं हम डाइजेशन, डाइजेशन कैसे होता है। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट माउथ से। माउथ ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। माउथ में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, माउथ में प्रेजेंट होती हैं क्या, कौन सी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं ये एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ तो काम करेगा ही। ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोटिस करने की ये होती है, जो माउथ में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है, किसी और चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है। ओके, किस चीज़ का डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करती है कौन, सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम है, कौन है ये, एंजाइम है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा स्टार्च का, सिर्फ 30% अप्रॉक्स, कुछ इतना 30% अप्रॉक्स डाइजेशन होता है यहाँ पर। कितना, 30% अप्रॉक्स डाइजेशन होता है स्टार्च का, बाकी आगे डाइजेशन होगा। माउथ के बाद फूड जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद जाता है स्टमक में। सेकेंड हमें बताना था स्टमक में क्या क्या होता है। स्टमक में, स्टमक की वॉल लेयर में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 चीजें प्रोड्यूस होती हैं। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, और थर्ड होता है म्यूकस। क्या क्या यहाँ से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक की वॉल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है HCl। HCl इज अ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज अ एसिड। HCl इज एसिड। अब HCl के फंक्शन क्या क्या हैं, HCl के 3 फंक्शन हमें पढ़ने हैं। पहला, HCl इट प्रोवाइड्स एसिडिक एनवायरमेंट। दूसरा, और क्या करता है ये, एसिड है, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, जो पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है स्टमक में, और जब एसिड की प्रेजेंस में आता है तभी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इट मींस। ठीक है, ये HCl के फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन के क्या फंक्शन है, पेप्सिन के फंक्शन हम लोग देखते हैं। पेप्सिन करता है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन का क्या फंक्शन है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। थर्ड, म्यूकस। म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस
इट प्रोटेक्ट्स स्टमक लेयर फ्रॉम HCl। ये HCl से स्टमक की लेयर को बचाता है, क्योंकि HCl एक एसिड है, उसको बर्न कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन की नीड है। और वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? म्यूकस प्रोवाइड करता है स्टमक को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्टमक के बाद फूड कहाँ पर जाएगा? स्टमक के बाद फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ हम दो चीजें और पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? एक हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज और दूसरा हम पढ़ते हैं लीवर। साथ में क्यों पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि जो इनका सिक्रीशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चला जाता है। ओके, पूरा का पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, पैनक्रियाज का और लीवर का सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चला जाता है। पहले हम लीवर देखते हैं, इंपॉर्टेंट है लीवर का। लीवर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग है बाकियों से। क्यों अलग है लीवर बाकी सबसे? क्योंकि जो बाइल लीवर होता है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, सिक्रीट करता है बाइल जूस। अलग क्यों है? कुछ ना कुछ सब रिलीज कर रहा है, ये भी बाइल जूस रिलीज कर रहा है, तो अलग क्यों है? क्यों अलग है? बिकॉज सबसे पहले सिक्रीशन हो जाता है लीवर से और ये स्टोर हो जाता है जाकर कहां पर? गॉल ब्लेडर में। ठीक है, ये स्टोर हो जाता है, डायरेक्टली सिक्रीट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता है, सिक्रीट होने के बाद गॉल ब्लेडर में ही स्टोर हो जाता है। जब भी इसकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, तो गॉल ब्लेडर में ये स्टोर हो जाता है। अब और क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या? इट हैज नो एंजाइम। किसके पास नहीं है? बाइल जूस की बात हो रही है। इट हैज नो एंजाइम्स। किसकी बात हो रही है? ये बाइल जूस की बात हो रही है। बाइल जूस के पास एंजाइम्स नहीं होते। अगर एंजाइम्स नहीं हो तो क्या है? बाइल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट्स। कौन प्रेजेंट है? बाइल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर एंजाइम्स नहीं होते, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, इसका फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या फंक्शन है इसका? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या मतलब हुआ इसका? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब होता है? ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फैट के, जिसको ये छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। कर तो दिया, बट क्यों किया है? रीजन क्या है? जरूरत क्या थी इसकी? इसका रीजन है बिकॉज एंजाइम्स डू नॉट एक्ट ऑन लार्जर मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स पे फंक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इमल्सिफिकेशन की नीड होती है। ये इसका फंक्शन होता है। क्लियर? तो क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले सीक्रेट करता है बाइल जूस, जिसको स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर में। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजाइम्स नहीं होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन जो इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। और इमल्सिफिकेशन की नीड क्यों होती है? क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स पर एंजाइम एक्ट नहीं कर सकते, बड़े मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इमल्सिफिकेशन की नीड होती है। दूसरा हम देखते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का क्या काम है? पैनक्रियाज में सिर्फ हमें दो एंजाइम पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है ट्रिप्सिन। ये क्या है? एंजाइम्स हैं। पैनक्रियाज से कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं? एंजाइम्स, पहला होता है, पहला क्या होता है? ट्रिप्सिन, और दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। ओके, और लाइपेज क्या करता है? ये डाइजेस्ट कराता है फैट्स को। क्लियर? पैनक्रियाज से दो एंजाइम रिलीज होते हैं, पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। और दोनों का डाइजेशन क्या, दोनों का फंक्शन क्या है? ट्रिप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लाइपेज का फंक्शन है फैट्स को डाइजेस्ट करना। लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमें क्या पढ़ना है? अब लास्ट में जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मतलब फाइनल डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे स्मॉल यूनिट्स जो होगी वो उसमें ब्रेक डाउन होगा। कौन? जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक डाउन होगा, और उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है? अमाइनो एसिड्स होती हैं। तो प्रोटीन्स किस चीज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं अमाइनो
एसिड्स में। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इन्हीं से ये बने हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं और उसी में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सेकंड, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट शुगर में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, सिंपलेस्ट शुगर में ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं। थर्ड कौन बचा, फैट्स, फैट्स ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड्स में प्लस ग्लिसरॉल में। ओके क्लियर, ये हो गया डाइजेशन। अभी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है उसमें से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर वो बॉडी से बाहर जा रहा था लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहां पर वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है। क्लियर, बस ऑफिस बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर, डाइजेशन क्लियर हुआ, ह्यूमन डाइजेशन, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा ह्यूमन डाइजेशन से। क्लियर, ओके। एक चीज और है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के बारे में हमें पढ़ना है। विलाई क्या होती हैं, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर जैसी हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है विलाई, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है इट इंक्रीज सरफेस एरिया, क्या करती है ये, इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए रहता है, इसलिए वहां पर विलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, बस डन। यहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के अलग हमें डाइजेशन पढ़ना है अमीबा में। ये एनसीईआरटी में एक फिगर गिवन है, अमीबा के डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन भी इंक्लूड है, पहले आ चुका है, तो आप लोग एक बार इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द 3 इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टोमेटा इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले हम पॉइंट ए, 3 इवेंट हमें बताने हैं फोटोसिंथेसिस में होने वाले। ठीक है, 3 इवेंट कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के, चलिए देखते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन होना, तो लाइट की प्रेजेंस में किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमने फोटोसिंथेसिस कहा है। किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए ये इसकी क्या है, रिएक्शन है। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस वाटर की, एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम लाइट, ये सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट की नीड होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है। क्लियर, तो ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, सबको याद करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये स्टेप्स, इवेंट्स क्या है, ये क्या चीज है, 3 इवेंट्स है ना। ये लिस्ट, फोटोसिंथेसिस तो सब जानते हैं क्या होता है, बट इवेंट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस में होने वाली क्या क्या प्रोसेस है वो हमें याद करना है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं, हमने भी क्या पढ़ा, हमने भी रिएक्शन पढ़ी है ना। फोटोसिंथेसिस की क्या रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ये हमने पढ़ा है। बन क्या रहा था, ग्लूकोज बन रहा था C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये थी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, है ना। क्लियर, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब देखिए इवेंट्स कैसे याद करने हैं हम लोगों को। सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल है, ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लोरोफिल से स्टार्ट करते हैं। जो क्लोरोफिल है ये क्या करेगा, क्लोरोफिल का काम होता है, क्लोरोफिल का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, पहला ये इवेंट होता है।
ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की, और फिर हम देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या काम करता है। क्लोरोफिल काम करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ये पहला इवेंट होता है, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के थ्रू। ठीक है, याद हुआ सबको? तो सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा सेकेंड, ये जो सनलाइट है, सनलाइट कन्वर्ट होती है, मतलब लाइट एनर्जी है ये। ठीक है, सनलाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है ये? केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बाद सनलाइट, सनलाइट कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई है? केमिकल एनर्जी में। फिर क्या होता है? ये वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ H2O। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस किस चीज में ब्रेक डाउन होता है? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। क्लियर? तो दो इवेंट हमने क्या क्या पढ़े? सबसे पहला हमने देखा जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जो वाटर है उसका ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ठीक है, रिडक्शन इनटू कार्बोहाइड्रेट। किस चीज में रिडक्शन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर? ये इसके तीन इवेंट्स होते हैं। क्लियर? ओके। पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, वाटर का ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, एनसीईआरटी एक चीज और कहती है, एनसीईआरटी कहती है जरूरी नहीं ये वाले स्टेप्स एक के बाद एक हों, ये सब एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये, ऐसा नहीं होता है। ये सारे स्टेप्स एक साथ भी हो सकते हैं। लाइक पहला खत्म नहीं हुआ है दूसरा स्टार्ट हो सकता है, दूसरा खत्म नहीं हुआ है तीसरा स्टार्ट हो सकता है। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टोमेटा इन दिस प्रोसेस। स्टोमेटा का रोल क्लियर करिए, इसमें क्या है? ठीक है, स्टोमेटा क्या करते हैं? यहीं पर देखते हैं स्टोमेटा क्या करते हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है बताइए? स्टोमेटा प्रेजेंट है लीव्स पर, पोर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पर, और उनका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फोटोसिंथेसिस में भी गैस की नीड है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और ऑक्सीजन बन रही है, उसको बाहर निकलना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। स्टोमेटा की नीड ऑफ कोर्स होगी क्योंकि ये क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम स्टोमेटा का क्या काम होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड और ऑक्सीजन को रिमूव आउटसाइड। क्लियर? तो स्टोमेटा का फंक्शन होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये हुआ क्लियर सबको? फर्स्ट क्वेश्चन, इवेंट्स याद हुए, रोल पता चला स्टोमेटा का फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बी पॉइंट, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। कब हमें पता चलेगा कि सनलाइट एसेंशियल है? कब? जब सनलाइट में रखने के बाद फोटोसिंथेसिस होगी, तब हमें पता चल जाएगा कि सनलाइट जरूरी है। ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा फोटोसिंथेसिस हो रही है? फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज, है ना? ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट में। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज की स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। बनता किसकी फॉर्म में है? फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होता है? फॉर्मेशन होता है फूड का किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, और हम पढ़ कर आए हैं ट्रांसपोर्ट, है ना? ट्रांसपोर्ट भी तो हो रहा था, किसकी फॉर्म में हो रहा था ट्रांसपोर्ट? सुक्रोज की फॉर्म में। क्लियर? तो तीन फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की प्लांट के पास, एक है ग्लूकोज, दूसरी स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट और ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज की फॉर्म में। क्यों सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहा है? व्हाई नॉट ओनली इन ग्लूकोज फॉर्म? क्योंकि जो सुक्रोज है वो सॉल्यूबल है प्लांट के लिए, और सॉल्यूबल सब्सटेंस ही ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स। ठीक है, ग्लूकोज एज रॉ मटेरियल समझ लीजिए आप लोग कि जैसे ग्लूकोज, एक एग्जांपल लेते हैं, हम
अगर कुछ खाना चाहते हैं हम लोग, कुछ खाना चाहते हैं तो क्या हम लोग उसको कच्चा खाएंगे? नहीं। वैसे ही सेम प्लांट के साथ है, हम लोग क्या चाहते हैं, हमें खाना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोमोज खाना है, तो क्या हम मोमोज का जो रॉ मटेरियल है जैसे मैदा है या उसकी फिलिंग है, तो क्या हम उसको अलग अलग खा सकते हैं? नहीं, हम उसको बनाकर खाते हैं। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, और सुक्रोज उसके लिए क्या है, एक पका हुआ खाना है, इसलिए वो सुक्रोज की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं कराते। और स्टोर किसकी फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। अब हम जो पढ़ रहे थे उसी क्वेश्चन पर चलते हैं वापस। इतना क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें सनलाइट एसेंशियल क्यों है। तो हमें पता कैसे चलेगा फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं। सनलाइट, अगर सनलाइट कब एसेंशियल होगी, अगर वो फोटोसिंथेसिस करा देगी तो सनलाइट एसेंशियल है ऑफ कोर्स। तो हमें पता कैसे चलेगा फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं, तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होता है इसके लिए। कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट क्या करता है? आयोडीन टेस्ट में जो आयोडीन है ये क्या करेगा, स्टार्च जहां प्रेजेंट होगा, स्टार्च को क्या कर देगा, ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर में ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा। जहां भी स्टार्च प्रेजेंट है वहां पर ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होगा? जहां फोटोसिंथेसिस होगी। स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होगा? जहां पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज और स्टार्च की फॉर्म में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो स्टार्च प्रेजेंट होगा। स्टार्च में हम आयोडीन टेस्ट करके देखेंगे, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस होगी। तो एक्सपेरिमेंट हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें एक प्लांट लेना है, उसकी लीफ को हम हाफ कवर कर देंगे और हाफ अनकवर्ड छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे इट इज़ अ लीफ। ठीक है, ये एक लीफ है, क्लियर, ये क्या है, एक लीफ है। ठीक है, अब हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये लेते हैं हम लोग, इससे हम इसको कवर कर देते हैं। ये हाफ लीफ मैंने इसको कवर कर दी है ये। ठीक है, ये एक कवर है, क्या कर दिया है मैंने, इसको कवर कर दिया है लीफ को। ठीक है, ये एक प्लांट है, प्लांट की लीफ है जिसको मैंने कवर कर दिया है हाफ। अब मैंने क्या किया, इस लीफ को कहाँ पर रख दिया, अब मैंने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में मैंने इसको रख दिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सनलाइट है, तो मैंने इसको कहाँ रख दिया है, सनलाइट। ठीक है, यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस से मैंने इसको रख दिया है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट क्या कराती है, फोटोसिंथेसिस कराती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, जब सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होता है, सब कुछ, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक भी चीज़ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही है प्लांट के जगह पर, लीफ पर सॉरी, यहाँ जहाँ पे कवर है यहाँ सनलाइट नहीं जा पा रही है, बाकी यहाँ पर सनलाइट जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, नो फोटोसिंथेसिस है ना, यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ग्लूकोज बनेगा जो स्टार्च की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, यहाँ पर स्टार्च। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो गई है तो स्टार्च बन गया है, सिंपल। अब यहाँ पर स्टार्च बनने के बाद हम कौन सा टेस्ट करेंगे, हमने अभी क्या पढ़ा था, आयोडीन टेस्ट करेंगे हम लोग। कौन सा टेस्ट करेंगे यहाँ पर, आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, ये वाली जो लीफ है जो स्टार्च है जहां पर, इसको क्या कर देगी, ये ब्लू ब्लैक कलर का कर देगी। कैसे कलर का कर देगी, ब्लू ब्लैक कलर का कर देगी। और ये कैसा रहेगा, नो कलर, कलरलेस। ठीक है, यहाँ पर कोई कलर नहीं आएगा, दिस इज कलरलेस, क्लियर। तो जो स्टार्च है जहां पर आयोडीन, उसको कैसे कलर का कर देगा, ब्लू ब्लैक कलर का कर देगा। देखिए एनसीईआरटी में एक फिगर दी हुई है ये, ठीक है ना, कौन सी फिगर दी हुई है एनसीईआरटी में, ये एक फिगर दी हुई है, वेरीगेटेड लीव्स। तो ये क्या है, बिफोर स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट होने से पहले और आफ्टर स्टार्च टेस्ट, कैसे कलर का हो गया है ये, ब्लू ब्लैक कलर की लीफ हो गई है।
आफ्टर स्टार्च टेस्ट। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, ये जो येलो कलर है ना, यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, ये येलो कलर यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, और जब हम इस पर आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये इसको कैसा कलर का कर देगा, ब्लू ब्लैक कलर का शो कराएगा। क्लियर, क्लियर हुआ ये एक्सपेरिमेंट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेंशन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हमें दो कंपोनेंट बताने हैं ब्लड के, दो ब्लड के कंपोनेंट के नाम। जैसे ब्लड है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा और सेल्स। ब्लड में प्रेजेंट है प्लाज्मा और सेल्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी सेल्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी कौन है, रेड ब्लड सेल्स है। कौन सी सेल्स है, आरबीसी आरबीसी कौन सी सेल है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दीज आर रेड ब्लड सेल्स, दीज आर वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, तो ये कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्रेसेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट ट्रेस करना है हमें ह्यूमन बॉडी में। पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। ओके, चलिए नए पेज पर चलते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं, ये हार्ट है, इट इज हार्ट। ओके, ये हार्ट है। ये कौन सी साइड है, एट्रियम। ऊपर क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं। नीचे क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, सबको पता है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये एक, अगर मैं एक चीज यहाँ पर करेक्टली बनाऊं तो इसको हम लोग देखते हैं, एट्रियम को थोड़ा छोटा बनाते हैं, है ना, क्योंकि एट्रियम साइज में वेंट्रिकल से छोटा होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो एट्रियम वेंट्रिकल से छोटा होता है, तो ये एट्रियम है। और नीचे क्या प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स हैं। क्या है, वेंट्रिकल्स। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, जो वेंट्रिकल्स हैं ये बड़े हैं और इनकी वॉल्स थिक होती है क्योंकि इनको प्रेशर लगाना रहता है। एट्रियम की वॉल्स थिन होती हैं क्योंकि वहां पर प्रेशर नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो नीचे क्या प्रेजेंट है, अब यहाँ पर है बॉडी, ये बॉडी है, और ऊपर है लंग्स। अब देखते हैं क्या होता है, जो लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि हमने ब्रीदिंग की, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेकर आएगा, तो कैसा ब्लड बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब लंग्स ऑक्सीजन, जो ब्लड होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आता है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। लंग्स लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट एट्रियम में लाकर गिरा देता है। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेके कौन आता है इसको, इसको लेकर आती है पल्मोनरी वीन। कौन सी वीन लेकर आती है, पल्मोनरी वीन। ठीक है, कौन सी वीन लेकर आती है, पल्मोनरी वीन लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पर कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये, यहाँ कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है। वॉल्स क्या होती हैं, मानिए ये फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फ्लैप्स क्या है, ये वॉल्स है। कौन है ये कौन है, वॉल्स है। ये क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है, ये वन वे बनाती हैं ब्लड के लिए। वन वे ऑफ ब्लड, कहाँ से कहाँ तक, ब्लड सिर्फ कहाँ जा सकता है, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जा सकता है। कहाँ जा सकता है, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड को जाना अलाउड नहीं होता है। क्यों, वॉल्स क्योंकि उसको जाने नहीं देती हैं। क्यों जा सकता, अच्छा वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड कब जा सकता है, सोचिए जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड गिर रहा है अभी,
जहां से ब्लड आया लंग्स से एट्रियम में आया, एट्रियम ने उसको नीचे की साइड ड्रॉप 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 गिरा दिया, यहाँ पर आके ब्लड इकट्ठा हो गया है। अब ब्लड को क्या करना है, बॉडी में जाना है, पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन की जरूरत है बॉडी को, तो पूरी बॉडी में तो ब्लड पहुंचाएगा ही, वो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट होता है वो पुश करता है ब्लड को फुल प्रेशर के साथ, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वेंट्रिकल में, उसके चांसेस होते हैं कि वो वापस एट्रियम में चला जाए। ठीक है, अगर किसी चीज पर प्रेशर लगाया जाएगा तो ऑफकोर्स अगर यहाँ पर रास्ता होगा तो ब्लड वापस एट्रियम में जा सकता है। बेसिक सी चीज है ये, अगर यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट है और यहाँ प्रेशर लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, तो वापस चांसेस है एट्रियम में जाने के। इसीलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, जो ब्लड को वापस नहीं जाने देती, सिर्फ वन वे प्रोवाइड करती हैं, वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ। क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए, इसीलिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट में, दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी। क्लियर, ओके आगे देखते हैं। ठीक है, अब एट्रियम में ब्लड आ गया है, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएगा। नेक्स्ट, अब वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पर, वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा बॉडी में। ये अब वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा, बॉडी में जाएगा। बॉडी में कौन लेकर आएगा, बॉडी में लेकर आएगी एओर्टा। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी जिसको कहा जाता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर आती है। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे, क्वेश्चन क्या था, पाथवे ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब खुद से सोचो, सबसे पहले लंग्स, लंग्स के बाद लेफ्ट एट्रियम में लेकर कौन आया था, पल्मोनरी वीन लेकर आई थी। कौन सी वीन लेकर आई थी, पल्मोनरी वीन लेकर आई थी। अब उसने लाकर लेफ्ट एट्रियम में उसको छोड़ दिया। अब लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा कहाँ पर लेकर आई, पूरी बॉडी में उसने उसको ट्रांसपोर्ट कराया। क्लियर, तो ये है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ हम मूवमेंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देखेंगे अभी। यहां पर देखते हैं मूवमेंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ले ली बॉडी ने, सारी ऑक्सीजन ले ली, अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजन लेस हो गया, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ जाता है ये, राइट एट्रियम में। इसको लेके जाती है वेना कावा। वेना कावा कौन है, इट इज द लार्जेस्ट वीन, जैसे एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, इट इज द लार्जेस्ट वीन, वेना कावा, जो राइट एट्रियम में ब्लड को लेके जाएगी। फिर सिंपल सेम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर भी वॉल्स प्रेजेंट है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा लंग्स में। अब यहाँ लंग्स में कौन लेकर जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेकर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है लंग्स में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे अगर हम लिखें तो क्या होगा, बताओ क्या होगा अगर हम इसका लिखें, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का था, अब मैं डीऑक्सीजनेटेड का लिखूं सेम, तो क्या क्वेश्चन, अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड पे लिखूं तो क्या पाथवे होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। सबसे पहले बॉडी, बॉडी से कौन लेकर जाता है, वेना कावा, कहाँ पर ले जाकर, राइट एट्रियम, है ना। कौन से एट्रियम में, राइट एट्रियम। उसके बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स में। लेके कौन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है लंग्स में। ये पाथवे सब याद, सबको याद हो जाना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी थ्रू एओर्टा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, वापस से जाएगा राइट एट्रियम में, लेकर कौन जाएगा, वेना कावा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लेकर कौन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर, ठीक है, ये हो गया पाथवे। अब हम इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन वो प्रोसेस है जहां पर दो बार सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इधर देखिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन, इसी को हमने कहा है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपना। राइट द फंक्शन ऑफ वॉल्व प्रेजेंट इन, हम देख चुके हैं फंक्शन ऑफ वॉल्व क्या होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वीन्स। अच्छा, उसने कंपोजिशन पूछा है, बाकी के भी हम पढ़ लेंगे अभी।
कंपोजिशन मतलब बनी कैसे हैं वो, उनके बनने में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले, बाकी भी हम डिफरेंस देख लेंगे जो भी डिफरेंस है उसमें। आर्टरी एंड वीन, आर्टरी वीन कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो आर्टरी होती है, आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेशर के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, तो आर्टरी में जो ब्लड होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है। तो आर्टरी अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो आर्टरी की वॉल्स कैसी होंगी, थिक वॉल्स होंगी। कैसी वॉल होंगी, थिक वॉल्स, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर है। अगर पतली वॉल्स होंगी तो फटने का डर होता है, जिसकी वजह से वो फट सकती है, इसलिए उसकी वॉल कैसी होती है, थिक वॉल्स होती हैं। ज़्यादा प्रेशर का ब्लड है तो क्या ब्लड को वापस जाने के चांसेस है, नहीं। क्यों नहीं है चांसेस, एग्जाम्पल समझिए, जो पाइप जिससे हम लोग पानी वगैरह डालते हैं अपने गार्डन में, जो पाइप होता है अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर से पानी को छोड़ दिया जाए तो पानी वापस नहीं आता है, ठीक है। सेम यहाँ पर है, जो आर्टरी होती है उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर ब्लड के वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पर वॉल्स की नीड नहीं होती, तो नो वॉल्स, ठीक है। वीन्स में इसका अपोजिट, यहाँ पर प्रेशर नहीं होता तो इसकी वॉल कैसी होती हैं, थिन वॉल्स, और ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराती हैं। यहाँ पर वॉल्स की ज़रूरत होती है, तो वॉल्स आर प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि प्रेशर कम है तो ब्लड वापस आ सकता है, तो बैकवर्ड फ्लो रोकने के लिए वॉल्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट, क्या करने के लिए, बैकवर्ड फ्लो, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, ठीक है। बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या कराती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराती है। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करती है, इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए, अब एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये हर्ट कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। ये जो हर्ट है, ये देखिए, यहाँ पर मैंने बताया अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कराता है, आर्टरी कराती है, बट यहाँ देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड करा रही है वीन्स, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करा रहा है, आर्टरी। तो ये एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है, एक ऐसी चीज जो बाकी नॉर्मल फंक्शन से अलग काम करती है, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन है कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी वीन। यहाँ एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी वीन। कौन एक्सेप्शन है यहाँ पर, पल्मोनरी वीन। क्लियर, तो ये हो गया डिफरेंस इन आर्टरी एंड वीन्स, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए, ये कह रहा है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों में उनके रेट ऑफ ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना, किस रेट से हम लोग सांस ले रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। एक्वेटिक कौन है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, और टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म। ये एनसीईआरटी की लाइन से इनको ही देखते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी में रहते हैं, और जो पानी है वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट कंपेयर टू एयर बहुत कम होता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व कम हो पाती है पानी में, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट कंपैरेटिवली कम है एयर से। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लेस सॉल्युबल है पानी में, वहां पर अमाउंट इसलिए कम होता है कंपेयर टू द एयर। द रेट ऑफ ब्रीदिंग
in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism. इसलिए जो organism होते हैं पानी वाले, उनकी जो rate of breathing होती है वो ज़्यादा होती है compared to terrestrial organism. Fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं ये चीज़. एक्वेटिक जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा है. क्यों है ज़्यादा? रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है नंबर ऑफ ब्रेथ्स. कितनी ब्रेथ्स ली हैं. लाइक अगर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो 1 मिनट में एग्जाम्पल 25 टाइम्स ब्रीथ करता है, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो 1 मिनट में 50 टाइम्स ब्रीथ करता है. कितने टाइम? 50 टाइम्स ब्रीथ करता है. तो दोनों में से रेट ऑफ ब्रीदिंग किसकी ज़्यादा है? ये एक्वेटिक है, ये वाला, ये एक्वेटिक. ठीक है, एक्वेटिक क्या कर रहा है? 1 मिनट में 50 टाइम्स ब्रीथ कर रहा है. टेरेस्ट्रियल क्या कर रहा है? 1 मिनट में 25 टाइम्स ब्रीथ कर रहा है. तो किसकी रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा है? एक्वेटिक की ज़्यादा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है. कम ऑक्सीजन होने की वजह से उसे ज़्यादा टाइम ब्रीथ करना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. देखिए ऑर्गन्स के नेम बताने हैं दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? किडनी, किडनी इन्वॉल्व होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में. सबसे पहले किडनी इन्वॉल्व होती है. और क्या इन्वॉल्व होता है? किडनी के बाद यूरेटर. कौन इन्वॉल्व होता है? यूरेटर. देखिए ये किडनी है, दिस इज किडनी. किडनी के बाद ये यूरेटर है. ठीक है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लेडर. ये यूरिनरी ब्लेडर है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, और ये यूरेथ्रा है. ये यूरेथ्रा है. तो कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पर इंक्लूडेड है? नेम कौन कौन से? पहला किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, और यूरिनरी ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा. ठीक है, यूरेथ्रा कितना है? 1 है नंबर. यूरिनरी ब्लेडर 1 है, यूरेटर 2 है, किडनी भी 2 है. पेयर में किडनी होती है, यूरेटर पेयर में होता है. देखिए एक ये वाली ट्यूब है यूरेटर की, एक ये वाली ट्यूब है यूरेटर की. 2 ट्यूब्स है, और एक यूरिनरी ब्लेडर है, एक यूरेथ्रा है. तो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस क्वेश्चन का, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी. डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमें ये जानना है. कहाँ पर होता है यूरिन का फॉर्मेशन? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर. ये जो किडनी है, ठीक है, यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है. किडनी किसका? किडनी की बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? ये नेफ्रॉन है. कौन है स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट किडनी की? नेफ्रॉन. स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन. दिस इज नेफ्रॉन. यूरिन का फॉर्मेशन पता होने के लिए हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए. क्लियर? तो जो नेफ्रॉन है वो कैसे, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. क्या कहते हैं इसको? ये इधर देखिए, अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, यहाँ पर ये बोमेन्स कैप्सूल है. ये क्या है? ये बोमेन्स कैप्सूल. ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, अब ये यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस हैं. ये यहाँ पर ये क्या है? यहाँ ये ग्लोमेरुलस. क्या है ये? ग्लोमेरुलस. ये क्या होती हैं? ये कैपिलरीज होती हैं. रेनल आर्टरी है ये. क्या है ये? देखिए, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी क्या बना रही है? यहाँ पर इकट्ठी होकर ग्लोमेरुलस बना रही है. ये एक जगह आकर बंच बना लेती है रेनल आर्टरी, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं. ठीक है, आगे ग्लोमेरुलस के बाद ये यहाँ कैपिलरीज हैं, वीन्स हैं. ये जो होता है ना, ये लूप ऑफ हेनले. इसको क्या कहते हैं हम लोग? लूप ऑफ हेनले. क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले. ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लूप ऑफ हेनले कहते हैं. ये देखिए इधर,
ये बनेगा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इट इज हेनलेज लूप। आगे आगे ये कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या बनाएगी? हेनलेज लूप आगे जाकर क्या बनाता है? ये बनाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये है नेफ्रॉन। क्लियर? अब देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। लूप ऑफ हेनले को हम ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं लूप ऑफ हेनले को। चलिए आगे देखते हैं। एक बार और बनाते हैं हम लोग नेफ्रॉन। ये है बोमेन्स कैप्सूल, ये है लूप ऑफ हेनले, और यहाँ से निकलती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये क्या है? हेनलेज लूप। हेनलेज लूप भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। इट इज पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, ये है कलेक्टिंग डक्ट। इट इज कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। इट इज बोमेन्स कैप्सूल। और यहां पर हमारे पास क्या होती है? यहां होता है हमारे पास ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ये किस चीज का बना है? रेनल आर्टरी का बना है। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। इतना सारा मैंने क्यों समझाया है? ये इसलिए बताया है क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं उससे पहले हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आना ज़रूरी होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं यूरिन का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में 3 स्टेप होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। कौन सा स्टेप होता है पहला? फिल्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है? फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर। किस चीज का फिल्टर? ब्लड का फिल्टर। ब्लड का फिल्टर होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? ये जो ग्लोमेरुलस है और बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। क्या क्या चीज फिल्टर होती है? फिल्ट्रेशन होता है जैसे सेल्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ये चीजें फिल्ट्रेट में नहीं आती हैं। फिल्ट्रेट क्या है? अब जो ब्लड फिल्टर होकर यहाँ पर आएगा ये फिल्ट्रेट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, फिल्ट्रेट में कौन कौन नहीं आता है? प्रोटीन नहीं आता है और ब्लड की सेल्स नहीं आती हैं। कौन कौन नहीं आता? प्रोटीन और ब्लड की सेल्स नहीं आती हैं। किस चीज में? फिल्ट्रेट में नहीं आती हैं। आता कौन है फिर आता है अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, कुछ सॉल्ट्स आते हैं, वाटर आता है। ठीक है, और क्या आते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं। फिल्ट्रेट में कौन कौन आता है? अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर? तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में ब्लड फिल्टर होता है। कौन नहीं आता? प्रोटीन और ब्लड सेल्स नहीं आती। क्लियर? अब सेकंड प्रोसेस क्या होगा? फिल्टर होने के बाद ब्लड डीसीटी से पास होगा, पीसीटी से पास होगा, डीसीटी से मतलब लूप ऑफ हेनले से पास होगा। यहां पर होता है रीएब्जॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पर? रीएब्जॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस होगा? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा? ये जो फिल्ट्रेट आया है ये, ठीक है, फिल्ट्रेट अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आ गया है। बॉडी की इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर फिल्ट्रेट बाहर आ गया है, क्योंकि फिल्ट्रेट को तो बॉडी से बाहर जाना है, यूरिन का फॉर्मेशन करना है। क्या इंपॉर्टेंट चीजों को हम बॉडी से बाहर भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। इसलिए जो फिल्ट्रेट आया है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ले आया था अपने साथ। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वापस से बॉडी में चली जाती हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। जैसे कुछ ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं और वाटर है, ये इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बट फिल्ट्रेट में आ जाती हैं तो बॉडी वापस से उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, कौन कौन? जैसे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, कुछ सॉल्ट्स और वाटर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वापस से रीअब्जॉर्ब। तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ट्यूब्यूल्स में, लूप ऑफ हेनले में होता है। ये कहाँ पर होता है? ये ट्यूब्यूल्स में, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। तो 2 प्रोसेस हो गए फॉर्मेशन का, पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन। अब लास्ट प्रोसेस क्या होता है? सिक्रीशन। सिक्रीशन होता है हेनले लूप के ये वाले पार्ट में, डीसीटी में। मोस्टली डीसीटी में क्या होता है? यहाँ पर जो वेस्ट है वो वापस से फिल्ट्रेट में आ जाता है। जो बॉडी में वेस्ट बचा रह गया है, जैसे कुछ आयन्स है, पोटेशियम आयन है, ठीक है, जो वेस्ट है, जो भी चीज़ बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो वापस से सिक्रीट हो जाती है, बॉडी से बाहर आने के लिए फिल्ट्रेट में चली जाती है।
इसको हम कहते हैं सिक्रीशन, और यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, ये मोस्टली वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो पानी एक्स्ट्रा बॉडी से बाहर जा रहा था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती पानी को वेस्ट किया जाए। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर? तो 3 प्रोसेस हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के। पहला फिल्ट्रेशन होता है बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर सॉल्ट्स, ये सब चीज़ें फिल्ट्रेट बना देती हैं। फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले में आता है जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेट में आ गई थी वो वापस से बॉडी में चली जाती हैं। और फिर सिक्रीशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्ट्रेट में चला जाता है ताकि बॉडी उसको बाहर निकाल सके। क्लियर? यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये है केस स्टडी। केस स्टडी है हीमोडायलिसिस पर। The figure shown below represents a common type of dialysis called as hemodialysis. It removes waste products from the blood such as excess salts and urea which are insufficiently removed by the kidney in patients in kidney failure. During the procedure, the patient's blood is cleaned by filtration through a series of semi-permeable membrane before being returned to the blood to the patients. On the basis of this, answer the following. ये क्या है? ये हो रहा है डायलिसिस। क्या हो रहा है ये? डायलिसिस। व्हाट इज डायलिसिस? आप लोगों ने सुना ही होगा कॉमनली, आजकल वैसे भी बहुत कॉमन हम लोग सुनते हैं डायलिसिस हो रहा है ना। इसका क्या मतलब होता है, जो बॉडी होती है ह्यूमन की बॉडी, उसमें किडनी होती है, नेचुरल किडनी जो होती है वो काम करना बंद कर देती है, जिसको हमने कहा है किडनी फेलियर। जब किडनी फेल हो जाती है, जो किडनी का फंक्शन है बॉडी नहीं कर पाती, उसको हम आर्टिफिशियली कराते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। और हीमोडायलिसिस का क्या मतलब है? ब्लड का डायलिसिस होना। ही मतलब है ब्लड, जहां भी हीमो वर्ड आएगा वहां ब्लड की बात हो रही है, दैट मीन्स ब्लड का डायलिसिस हो रहा है, इसको हमने कहा है हीमोडायलिसिस। तो डायलिसिस का क्या मतलब है? किडनी का फंक्शन आर्टिफिशियली कराना डायलिसिस कहलाता है। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अच्छा ये प्रोसीजर दिया है पूरा, जैसे ये है, ये पेशेंट है, यहाँ पर क्या दिया है? फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है जो फ्रेश है बिल्कुल, डायलाइजिंग सॉल्यूशन जिसको कहा जाता है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो ह्यूमन के ब्लड जैसा होता है, बट जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें जो ब्लड है वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया है, जिसको हमें बाहर निकालना है। किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, वही फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है जो हम आर्टिफिशियली कराना चाहते हैं, मतलब जो ब्लड है उसमें वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, जिसको हमें क्लीन करना है, फिल्टर करना है। ये जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है ये प्योर ब्लड है जिसमें वेस्ट मटेरियल नहीं है। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसमें वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो चुका है ब्लड में, बट ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है ये क्लीन ब्लड सॉल्यूशन है जिसमें वेस्ट मटेरियल इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब ब्लड बाहर निकाला जाएगा और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जा रहा है, यहाँ से देखिए ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सेमी रिलेटिवली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द हीमोडायलाइजर हैज सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स विच हेल्प टू। ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है क्यों दी गई हैं? ये दी गई हैं वेस्ट प्रोडक्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड नहीं, टू फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। यस, वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करने के लिए? डायलाइजिंग सॉल्यूशन में पास करने के लिए ये यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा। यहाँ से क्लियर डायलाइजिंग सॉल्यूशन जाएगा, यहाँ से ब्लड आएगा, ह्यूमन ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा इसके अंदर चला जाएगा, उसका ब्लड क्लीन हो गया है, वापस से इंसान ह्यूमन की बॉडी में डाल दिया जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर आ जाएगा इस वाले डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। बस ये प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में हमें गिवन है डायलिसिस पर, क्या लिखा है? किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स होती हैं किडनी। सेवरल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन है, इंजरी है या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। कुछ भी, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो किडनी के एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है
पॉइजनस वेस्ट का इन द बॉडी, ठीक है, सॉरी, this leads to accumulation of poisonous waste in the body which can even lead to death, जिससे डेथ भी हो सकती है. In case of kidney failure an artificial kidney can be used. अगर किडनी फेल हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. तो आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से फिल्टर कराती है, जिसको हमने क्या कहा है, डायलिसिस कहा है. आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स. ये ट्यूब्स है, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स. देखिए यहाँ, ये देखिए, ये वीन, यहाँ से ब्लड निकाला जा रहा है, यहाँ से ब्लड निकाला जा रहा है, ठीक है, और ये सेमी परमेबल ट्यूब में आ रहा है. ये रहा, यहाँ पर ब्लड आएगा, यहाँ पर फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट है. क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है तो जो ब्लड का वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाता है, ब्लड फिल्टर हो जाता है, वापस से ह्यूमन की बॉडी में चला जाएगा और वेस्ट मटेरियल इस वाले सॉल्यूशन में आकर, देखिए, यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सिस सॉल्ट्स. ठीक है, तो आगे देखते हैं. आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट है. दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, बिल्कुल सेम होता है ब्लड जैसा, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी का जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो गया है और जो ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट सॉल्यूशन नहीं है. द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब. अब ब्लड को पास किया जाएगा. ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड. अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा बाय डिफ्यूजन. ये इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, द डिफ्यूजन पता है सब लोगों को. डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड कोई भी सब्सटेंस मूव करता है. फिर द प्यूरिफाइड ब्लड, अब प्योर हो गया है ब्लड, इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट. दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी. बिल्कुल किडनी की तरह काम किया है, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड. कुछ फर्क है. क्या फर्क है आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में? क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का. Clear? Normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 180 liter daily. However the volume actually excreted is only a liter or 2 a day. मतलब 180 लीटर का फॉर्मेशन होता है, 180 लीटर का, बट 1 से 2 लीटर ही एक्सक्रीट आउट हो पाता है बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स. ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पर होता है? किडनी के ट्यूब्यूल्स में, जिसको हेनले लूप भी हम लोग कह रहे थे. इसका सेकंड क्वेश्चन है केस स्टडी का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी. अभी हमने देखा क्या फंक्शन नहीं है उसका फंक्शन नहीं है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रीअब्सॉर्ब करना. ठीक है, बिल्कुल नेचुरल किडनी की तरह काम करती है, बट उसने लिखा है एक्सेप्ट टू रीअब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज रिच इन. अभी हम देख रहे थे यहाँ पर लिखा हुआ था सॉल्ट एंड यूरिया, यही है वो, यूरिया एंड एक्सिस सॉल्ट. ठीक है, नेक्स्ट, which part of the nephron in human kidney serves the function of reabsorption of certain substances? अब तो ये सबको पता ही है, आंसर है ट्यूब्यूल्स. क्लियर? ठीक है, दैट्स ऑल. ये आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे लाइफ प्रोसेस के. तो आई होप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कवर हो चुके हैं. अगर आप लोग इसको देखेंगे तो आपका होपफुली पूरा चैप्टर इसके थ्रू रिवाइज हो जाएगा और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड्स में. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.